हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि उस देश की आर्थिक क्षमता किस प्रकार की है। किसी भी राष्ट्र के हित में आर्थिक संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्रों की और यदि हम दृष्टिपात करें तो ये मालूम पड़ेगा कि आर्थिक समता का सिद्धांत उन राष्ट्रों ने किस प्रकार से अपनाया है। आर्थिक क्षेत्र में जनता के हित अहित को ध्यान में रखते हुए ही देश में आर्थिक समता लाई जा सकती है। जो लोग आर्थिक समानता के सिद्धांत को मानते हैं, उनके हित में यही अच्छा है कि पहले वे आर्थिक परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करें। अभी तक संसार में आर्थिक क्रांतियां सिर्फ उन लोगों के माध्यम से नहीं हुई है जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता रही है, बल्कि आर्थिक सत्ता जिनके हाथ में नहीं रही है, उन्होंने ही आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया। हम यह भी मानते हैं कि आर्थिक प्रगति के लिए दूसरे देशों से आर्थिक सहायता लेना आवश्यक हो सकता है, लेकिन यह सिद्धांत सब देशों पर लागू नहीं होता है। आमतौर पर आज विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा जनहित को दृष्टि में रखकर आर्थिक शोषण को समाप्त करने की बात कही जाती है और अनेक देशों में आर्थिक अपराधों के लिए कठोर आर्थिक दंड की व्यवस्था भी की गई है। हो सकता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना आर्थिक विकास की दृष्टि से आवश्यक हो, लेकिन फिर भी यह जनहित में आवश्यक है कि आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाए। यह जनहित में नहीं होगा कि कुछ ही लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता केंद्रित रहे। इसलिए जिनके हित में आर्थिक नीतियां बनाई जाए, उनका ही विशेष रूप से उनमें ध्यान भी रखा जाए। हमारे देश की यही परंपरा रही है और जनहित को दृष्टि में रखकर ही आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। यदि हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की ओर से दृष्टिपात करें तो हमें पता चलेगा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ही उनका निर्माण किया गया। उनके द्वारा ही आर्थिक प्रगति हम कर सके हैं और आज देश में लोगों की आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है। आर्थिक प्रगति से ही किसी राष्ट्र की प्रगति संभव हो सकती है। आज भी यह देखकर निराशा होती है कि हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में कई लोग ऐसे हैं जिनको जीवन की सभी आवश्यकताएं सुलभ नहीं हो सकी हैं। यद्यपि उन्होंने देश की महान सेवा की है, ऐसे वर्गों को प्राकृतिक विपत्ति के समय और भी भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। गर्मी, सर्दी व बरसात तीनों मौसम इनके लिए कष्टदायक हैं। गर्मी में घरों में बिजली के अभाव में भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। सर्दी में कपड़े न होने से ठंड से मरते हैं। बरसात के दिनों में घरों के अंदर पानी भर जाने या बाढ़ में बह जाने से
जान माल दोनों की क्षति उठानी पड़ती है। संसार में हर एक से यह आशा की जाती है कि वह अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करे। मेरा ऐसा विचार है कि हर क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान के लिए विशिष्ट आचरण की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता है कि अगर वह हर एक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से अभिभूत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हर तरीके से हर दिशा में विशेषता प्राप्त कर चुका है। हर संभव प्रयत्न के लिए विशेष तौर से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। बहुधा यह देखा गया है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता रखते हैं उन्होंने किसी न किसी विशिष्ट प्रणाली का अवलंबन लेकर ही शोध किया होता है, तभी वे विशिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। यूँ तो हर एक भाषाभाषी अपनी भाषा में विशेष अधिकार रखता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में हर एक मामले में हर एक तरह से यह बात लागू नहीं होती है। हर एक प्रकार के ज्ञान विज्ञान में लोगों को शिक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि हर एक जिले में विज्ञान की शिक्षा उस क्षेत्र की भाषा में दी जाए और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। इस समिति में हर संभव तरीके से यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उसमें हर प्रकार के लोग हों और जो विज्ञान, चिकित्सा, समाज शास्त्र आदि के क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हों। यह जरूरी नहीं है कि इस विशेषज्ञ समिति की बैठकें हर जिले में हर रोज या हर समय हुआ करें, किंतु हर वर्ष इस कार्य का मूल्यांकन किया जाए। विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि जो लोग किसी विशेष में विशेषता रखते हैं उनका ज्ञान उस विषय में कितना है, यह देखकर ही उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रकार की परीक्षण पद्धति बनाई जानी चाहिए, जिसके द्वारा विशेषता प्राप्त व्यक्तियों के चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान रखने वाले हों और हर एक मामले की हर एक प्रकार से छानबीन करने के बाद ही उनको विशेष अधिकार दिए जाएं। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों को जिनके ऊपर नीति निर्धारण का कार्य हो, प्रशासन का कार्य हो, तभी नियुक्ति दी जाए जब से वे इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखते हों। निगम में कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं का हर 3 महीने बाद पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यूनतम कर्मचारी रखे जाएं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आपातकालीन स्थिति आ सकती है वहां पर भी न्यूनतम कर्मचारी रहे। ऐसे मौके पर पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों और विशेषज्ञों की सेवाएं तुरंत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि लोगों के कष्ट कम हो सके। मिसाल के तौर पर हर साल देश के विभिन्न भागों में आने वाली भयंकर बाढ़ से बचने के लिए अधिक से अधिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। विराम।